तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका STP प्रभात यूट्यूब चैनल पे। आज का जो प्रश्नावली है वो 13.1 के हम सभी सवाल का हल करेंगे। आज देखते हैं। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें प्रयोग होने वाले फार्मूला जो होंगे उस फार्मूले पे चर्चा करेंगे। फार्मूला को हम बनाने सिखा देंगे, रटवाएंगे नहीं, रटवाना। यहाँ पे रटवाया नहीं जाता है। फॉर्मूला जो है बनाना, मेकिंग, कैसे बनाइएगा आप फार्मूला उसको बता दिया जाएगा, ताकि अगर आप भूल भी जाइए तो फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूले को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, फार्मूले को हम बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान पर देना होता है। सबसे पहले देखिए, घन का जो है घन, घनाभ, आयत, वर्ग, इन चारों का देखते हैं। घन घनाभ एक कैटेगरी के होते हैं, आयत और वर्ग एक कैटेगरी के होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में, वर्ग के बारे में, वर्ग देखते हैं क्या होता है। वर्ग जो होते हैं इसकी चारों भुजा बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ठीक। और इसका जो विकर्ण होता है ये समद्विबाहु, मतलब समान बिंदु पे कटित कर, जितना लंबाई इसका उतना लंबाई इसका, जितना लंबाई इसका उतना लंबाई इसका, समान बिंदु पे काटता है, ठीक। आइए देखते हैं। अगर इस भुजा को ए मान लिया जाए तो चारों भुजा ए हो जाएगा मेरा। तो निकालते हैं इसका, जो हम निकालते हैं क्षेत्रफल, इस प्रकार से निकालते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई ए हो गया और चौड़ाई भी इसका ए हो गया, इसलिए ए स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होंगे वो ए स्क्वायर फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसका परिमिति निकालते हैं। परिमिति मतलब चारों ओर, 1 1 2 3 4, परिमिति इसी को कहा जाता है। परिमिति इसी को कहा जाता है। अब देखिए 1 प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो हम लिख सकते हैं 4a। ये हो गया वर्ग का परिमिति, ठीक। अब देखिए हम इसका अगर विकर्ण निकालेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, हम एक पार्ट का बात करें तो इस रूप में आएगा, ठीक। और दूसरे सिर्फ इसका पार्ट करें, इसका बात करें तो इस रूप में आ जाएगा ना। अब देखिए हमको विकर्ण निकालना है, यही विकर्ण। और ये है मेरा ए, ये भी है ए, ये है 90। 90 क्यों होते हैं? प्रत्येक कोण वर्ग का 90 होते हैं, चारों कोण 90 होते हैं। इसका आंतरिक कोण का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री आंतरिक कोण। अब देखो हम वो फार्मूला होता है ना, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम कर्ण के स्क्वायर पे निकाल सकते हैं। ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर। ये हो गया मेरा कर्ण। कर्ण है स्क्वायर में, स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा √2a स्क्वायर। रूट हटेगा तो बचेगा मेरा 2a। आ गया ना। देखिए इस तरीके से निकाला जाता है फार्मूला। तो इसका जो विकर्ण होगा डायरेक्ट √2a हो जाएगा। √2 गुना भुजा, इस फॉर्म में हो जाएगा इसका विकर्ण। आ गया ना। अब देखिए घन की ओर बढ़ते हैं। घन की ओर क्यों बढ़ते हैं? देखिए वर्ग का ही दूसरा रूप कहा जाए तो घन है। किस रूप में? देखते हैं। मान लिया जाए यह एक वर्ग है। क्या है? यह एक वर्ग है ना। इसके ऊपर मान लिया जाए यह एक वर्ग है, मान लिया जाए यह एक बोर्ड है, वर्ग के रूप में बोर्ड है। इसके ऊपर बहुत सारा बोर्ड रखा जाए, इसके ऊपर अगर बहुत सारा बोर्ड रखा जाएगा, मान लिया जाए रखा गया इसके ऊपर बहुत सारा बोर्ड, इसके ऊपर अगर बहुत सारा बोर्ड रखा जाए तो इसमें कुछ ना कुछ ऊंचाइयाँ होगी ना, ऊंचाइयाँ कुछ ना कुछ। यही ऊंचाइयाँ घन के रूप ले लेती है, यही ऊंचाइयाँ घन के रूप ले लेती हैं। आइए ध्यान से देखते हैं।
इसका फार्मूला क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो भुजा होती है 12 होती है, 12 भुजा होती हैं। कोण की बात करें तो 8 कोण होती है। फलक की बात करें 6 फलक होती हैं। छक्का देखें, लूडो गोटी वाला छक्का जो होता है, लूडो गोटी वाला छक्का वही है घन, वही है घन लूडो गोटी वाला छक्का। उसमें फलक मतलब उसका जो पार्ट होता है, देखिए यह एक पार्ट हुआ ऊपर वाला, उसके बाद साइड वाला, ये 6 गो होते हैं। भुजा मतलब ये एक भुजा, दो भुजा, ये 12 गो होते हैं। 8 कोण मतलब ये एक कोण हुआ, ये एक कोण हुआ, ये एक कोण हुआ, ये 8 गो होते हैं। ठीक, समझ लिए। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लंबाई भी हो जाएगा, चौड़ाई भी हो जाएगा और ऊंचाई भी हो जाएगा। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब देखिए, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल 1 का निकाल के अगर हम 6 से गुना कर दे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल सकता है, क्योंकि 6 पार्ट है सेम सेम। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही दूसरे का क्षेत्रफल होगा, और 6 पार्ट है कुल मिला के। तो हम 1 का क्षेत्रफल निकाल के और 6 से गुना कर देते हैं तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 1 का पार्ट की बात करें तो 1 पार्ट कैसन है, ऐसन है, वर्ग जैसा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ए मान लेते हैं भुजा को ए मान लेते हैं। नहीं तो हम यहाँ भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर, या फिर हम ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। होगा कि नहीं? होगा ना। अब देखो, एक पार्ट का मतलब ए स्क्वायर, तो 6 पार्ट का 6 गुना ए स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर क्या हो गया? घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या आ गया? 6a स्क्वायर। इस फॉर्म में आ गया ना, क्या आ गया? 6a स्क्वायर। अब देखो, ये 3D में है, ये 2D में है, ये 3D में है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो इसका जो आयतन भी निकलेगा, इसका क्या निकलेगा? इसका आयतन भी निकलेगा, क्योंकि ये 3D में है। तो इसका आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है ना। तो लंबाई ए है, चौड़ाई ए है और ऊंचाई ए है, तो हो गया ए का क्यूब। मतलब हम सीधा कर सकते हैं भुजा का क्यूब इसका आयतन होता है। मन में प्रश्न उठता होगा, सर यहाँ देखिए ये ए है मान लेते हैं, ये भी ए है मान लेते हैं, ऊंचाई वाला अगर ए नहीं रहेगा, ज़्यादा होगा, तो अगर ज़्यादा होगा तो वह घन रहेगा ही नहीं, वह घनाभ हो जाएगा। तो घनाभ के लिए दूसरा फार्मूला होता है। घन का क्या नियम है? चारों मतलब 12 भुजा बराबर होना चाहिए, तब वो घन कहलाएगा। तो 3 भुजा इधर लेते हैं तो तीनों भुजा बराबर है, इसलिए भुजा का क्यू हो गया। इस प्रकार इसका आयतन निकल गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आयत और घनाभ के बीच संबंध देखते हैं। आयत और घनाभ के बीच आप लोगों को यह बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से समझिए, नोट डाउन कीजिए, ध्यान से समझिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम बहुत सारा वीडियो आप लोगों तक पहुँचे जब हम डालें तो। आइए देखते हैं, अब आयत की ओर बढ़ते हैं। आयत की ओर पहले बढ़ते हैं। आयत का जो होते हैं, दो आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। ठीक, मान लिया जाए इस भुजा को हम ए माने और इस भुजा को हम बी माने, तो क्या होगा? आयत का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वो क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल आप लोग बताइए, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। होगा कि नहीं? लंबाई हो गया मेरा ए, चौड़ाई हो गया बी हो गया, तो क्या हो गया? ए बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। इस फॉर्म में आ गया आयत का क्षेत्रफल। आ गया ना? समझे आप लोग ध्यान से। आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया? लंबाई गुना चौड़ाई के फॉर्म में। अब देखिए,
अब देखिए किस रूप में होता है, लेकिन समझिए यहाँ पे हाँ ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई आ गया, लेकिन अब इसमें समझिए परिमिति क्या होगा इसका। परिमिति क्या होगा, परिमिति मतलब चारों कोर, चारों कोर, यही हो गया परिमिति। अगर कोई खेत है, पूछेगा खेत का परिमिति क्या है, तो उसका चारों कोर नाप लो और जोड़ दो, हो जाएगा उसका परिमिति। ठीक, अब देखो इसमें तो दो भुजा बराबर है और दो भुजा बराबर है, चार भुजा है, लेकिन दो भुजा बराबर है अपने में और दो भुजा अपने में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2b। कैसे, देखिए ये भुजा एक और ये एक भुजा एक, दो भुजा हो गया तो 2a लिख दिए, ये भुजा एक और ये भुजा एक, तो दो भुजा हो गया तो 2b लिख दिए। तो हम लिख सकते हैं 2 को कॉमन लेके a प्लस b, इस रूप में लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखो, समझा यहाँ पे समझो, देखो फिर से बताते हैं। चारों भुजा हमको लिखना है, तो हम पहले इस भुजा को लिखते हैं, a लिख दिए, फिर हम इस भुजा का एक बगल से ही लिखते, इस बिंदु से चालू किए, यहाँ से यहाँ लिख दिए, एक भुजा को a लिखे, फिर यहाँ से यहाँ लिखे, प्लस b करते हैं, फिर प्लस करते हैं, यहाँ से यहाँ लिखे, a करते हैं प्लस, फिर यहाँ से यहाँ गए, प्लस b करते हैं। देखो ध्यान से, a तो 2a लिख सकते हैं, प्लस b तो 2b लिख सकते हैं ना। इसमें दो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दो दोनों में है, तो a प्लस b लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा परिमिति। क्या आ गया, परिमिति आ गया। इस फॉर्म में रहेगा तो क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा परिमिति आ गया। आयत का देख लिए, समझ लिया आयत के बारे में। इस फॉर्म में इसको मिटा देते हैं, समझ लिए, क्या कि यहाँ पे घनाभ बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए आप लोग इसको समझे ना। आप देखिए घनाभ को भी वैसे समझिए। घनाभ जो होते हैं, समझो ध्यान से, जैसे वर्ग में समझे था ना, वर्ग पे रखते गए तो हम घन बन गया, वैसे ध्यान से समझिए। अगर हम आयत पे रखते जाएं कुछ भी, एक ऊंचाई इसमें भी होगा, ऐसे ही प्लेट धरते जाएं इसमें तो ऊंचाई होगा, और यह भी एक बार ऊंचा जैसन बन जाएगा, ऊंचा हो जाएगा ना। अरे ऊंचा मतलब ऊंचाई में वृद्धि होगा ना। ईंट दिखाए ना, ईंट वो घनाभ होते हैं। ईंट क्या होते हैं, घनाभ होते हैं। ईंट घनाभ होते हैं वही। अब देखो इसमें ध्यान से, इसमें क्या आ गया, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस फॉर्म में आ गया, तीन फॉर्म में आ गया ना। अब देखो, अब समझो इसके बारे में कैसे होगा। ये भी आ गया तीन फॉर्म में, तो कैसे होगा इसका हल, इसका भी सॉल्यूशन होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से होगा इसका सॉल्यूशन। इसमें भी देखो, इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं बात करें हम सतह की, सतह या फलक की बात करें, फलक की बात करें तो इसमें भी सतह या फलक की संख्या 6 होती है। अगर हम किनारा की बात करें, तो 12 किनारा होती है, और शीर्ष या कोण की बात करें तो इसमें 8 शीर्ष या कोण होती हैं, इस रूप में होती हैं। ठीक, अब समझिए इसका हम क्षेत्रफल किस रूप से निकाल सकते हैं, और इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। इसका क्षेत्रफल हम किस रूप से निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से। इसका आयतन जो होगा, सबसे पहले देखते हैं, लंबाई ये हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ये ऊंचाई हुआ। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या ध्यान से देखिए, सबसे पहले समझने की बात क्या है, देखिए इसमें लंबाई कुछ अलग हो सकता है, चौड़ाई अलग हो सकता है, ऊंचाई अलग हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये क्योंकि घनाभ है। घनाभ में सब का मतलब सब भुजा अलग अलग हो सकता है, मतलब सेम नहीं हो सेम होगा तो घन के रूप में हो जाएगा। घनाभ में अलग अलग भुजा होती है, तो हम इसे a मानते हैं, इसे a क्यों मानते हैं, जो है नाम उस प्रकार से मानते हैं। इसको हम h मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं, इसको l मानते हैं, इसको b मानते हैं, बेस हो गया ना। इसका जो आयतन होगा, तब आयतन क्या होगा, लंबाई,
गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन में क्या होता था आयतन? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ए गुना ए, यही न होता था घन में। तो घनाभ में भी क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या होगा? लंबाई L गुना B गुना H, यही होगा इसका आयतन, घन का आयतन। समझे? घन का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये हो जाएगा मेरा घन का आयतन। अब समझते हैं, इसके बाद समझते हैं अगला टर्म को। अगला टर्म को किस प्रकार से समझेंगे? आइए इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब कहते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ध्यान से, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें कितने सतह हैं? 6 सतह है। लेकिन समझिए आप, इसमें ऊंचाई अलग अलग हो सकती है ना। ऊंचाई जो है अलग अलग हो सकती है। घन नहीं है जो सभी भुजा बराबर होंगे, ये घनाभ है, इसलिए भुजा अलग अलग हो सकती है ना। इसलिए देखिए, इसलिए हम इसका जो क्षेत्रफल लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे। किस प्रकार से? सभी पार्ट, 6 पार्ट होते हैं, सभी पार्ट का अलग अलग हम लिखेंगे क्षेत्रफल। सभी पार्ट का अलग अलग क्षेत्रफल लिखेंगे। 6 पार्ट होते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, लंबा देखिए 6 पार्ट होते हैं और सभी का हम अलग अलग लिखेंगे तो आ सकता है। कैसे आ सकता है? ध्यान से देखिए, ये जो भुजा होगी, यही भुजा, वही भुजा ये भी होगी, वही भुजा ये भी होगी और वही भुजा ये भी होगी। मान लिया जाए इस पार्ट के, इस टर्म की बात करें हम, इसका जो क्षेत्रफल होगा जस्ट इसके उधर साइड, मतलब इसका भी क्षेत्रफल वही होगा कि नहीं? होगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा उसका भी क्षेत्रफल वही होगा। तो अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई, और कुल कितना है? एक साइड इधर का एक साइड उधर का, तो गुना 2, दोनों साइड है ना। फिर से देखते हैं। अब देखते हैं इसका जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान से देखिए, इसका जो क्षेत्रफल होगा वही मेरा इसका भी क्षेत्रफल होगा, इस टर्म का भी क्षेत्रफल होगा कि नहीं? इसका ही निकाल लेते। क्या है? एक H है एक L है। तो H गुना L, कितना पार्ट है? 2 पार्ट है, तो गुना 2 से किए। आ रहा है समझ में? अब देखो, साइड का निकाल दिए, दोनों इधर का भी निकाल दिए, और ऊपर नीचा वाला देखते हैं। ऊपर वाला जो ये पार्ट है, जो क्षेत्रफल होगा, जस्ट इसके नीचे वाला भी वही होगा। ऊपर वाला जो ये है, ऊपर वाला जो ये है, जस्ट इसके नीचे भी वही होगा। तो क्या है? ये B है और ये L है, यही है ना। देखो, ये भुजा L है ना और ये भुजा B है। तो हम B गुना L लिख सकते हैं। और कितना पार्ट है? तो 2 पार्ट है ना। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो पॉइंट को, यहाँ पे समझ लिया ना कितना है? 2 पार्ट। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, आयत को, आयत वाले भाग को। ठीक है, आयत वाले भाग को मिटा देते हैं। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे फार्मूला को हम बताने के लिए सिखा देंगे आप लोगों को। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए। यहाँ तक तो हम लिख लिए। ये क्षेत्रफल निकल गया कुल मेला, निकला न कुल। अब इस सभी को जोड़ देते हैं तो ये पूरा घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, पहले इसको लिख देते हैं, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा? 2BH, जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तब ना होगा, प्लस 2HL, 2HL प्लस 2BL
प्लस 2 बी एल। अब ध्यान से देखो, 2 सब में कॉमन आ रहा है तो हम 2 लिख लेते हैं बाहर, और तो क्या आ गया मेरा बी एच प्लस एच एल प्लस बी एल लिख लेते हैं अब हिंदी में थोड़ा, ताकि समझ में आए आसानी से। अब देखिए, बी हो गया मेरा आधार, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई आ गया ना, प्लस एच एल ऊंचाई गुना लंबाई, प्लस, समझ रहे हैं ना आप लोग। बी हो गया फिर आधार, आधार गुना एल हो गया लंबाई, लंबाई, समझे। यही हो गया घनाभ का क्षेत्रफल। क्या हो गया? यही हो गया घनाभ का क्षेत्रफल। और ये घनाभ का क्षेत्रफल बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम निकालने के लिए बताएं। और एक बात, क्या बात होता है, पूछा जाता है इसमें क्या कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा। विकर्ण माना समझाते हैं विकर्ण माना क्या होता है। विकर्ण माना क्या होता है, ये पार्ट हुआ ना, ये पार्ट हुआ ना, अरे ये पार्ट हुआ ना, इसमें कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा और कुछ ऊंचाई होगा ना। विकर्ण मतलब इस कोने से नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने तक। मतलब अगर बात करें तो घनाभ है, उसमें विकर्ण यह दर्शाता है कि उसमें सबसे लंबा रेखा कितना हो सकता है, वही विकर्ण दर्शाता है। तो विकर्ण जो होगा, घनाभ का विकर्ण जो होगा, रूट अंडर होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका विकर्ण। यही क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यह फार्मूला का क्लास। और आगे हम बताते हैं वृत्त के बारे में, आगे हम बताते हैं वृत्त के बारे में। ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, बहुत बेहतरीन तरीके से हम बताए हैं। और आप लोगों को भी शायद समझ में आया गया ही होगा कि फार्मूला कैसे बनते हैं। यहाँ पे रटवाते नहीं हैं हम, मेरा मकसद नहीं है रटवाना, मेरा मकसद है फार्मूला बनाना और सिखाना, ताकि आप लोग भी सीख जाएं फार्मूला कैसे बनते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे का टर्म वृत्त से देखते हैं। वृत्त जो होते हैं वो गोल जैसा होता है, रिंग जैसा होता है। रिंग माना चूड़ी जो होते हैं वो एक वृत्त है। चूड़ी जो है वो एक वृत्त है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे ना, इसका क्षेत्रफल पूछे तो सीधा कह देना पाई आर स्क्वायर। देखिए ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होती है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होती है, बराबर होती है। सेंटर है, सेंटर के दोनों ओर रेखा जो है वो बराबर होती है। ठीक, आर प्लस आर बराबर त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर व्यास होते हैं, और व्यास को हम डी से लिखते हैं। तो r प्लस आर को हम 2r बराबर डी लिख सकते हैं। तो r बराबर d/2 लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला बहुत काम की चीज़ है, ये भी फार्मूला बहुत काम की चीज़ है। ठीक, आप लोग समझ लिए क्या होता है 2πr स्क्वायर क्षेत्रफल। अगर इसका परिधि पूछा जाए, परिधि मतलब वही जो परिमाप मतलब होता है। परिधि मतलब भी वही जो परिमाप मतलब होते हैं। परिधि क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr होता है। ठीक, आइए अब समझते हैं गोले के बारे में। गोला क्या होता है, आप लोग ने गोला तो जरूर देखा होगा। 8 पाउंड 16 पाउंड का जो बिहार पुलिस में फेंका जाता है वही होता है गोला। एक और होता है, वो होता है अर्ध गोला। गोले का कटा हुआ भाग अर्ध गोला होते हैं। गोले का ही कटा हुआ भाग, जैसे समझो ये गोला है ना, ये गोला, इसका ही कटा हुआ भाग अर्ध गोला होता है। इसका ही कटा हुआ भाग अर्ध गोला होते हैं। ठीक, समझ लिए।
अब देखिए गोले के बारे में सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद अर्धगोले के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। गोले का जो आयतन होते हैं वो 4/3 पाई आर क्यू होते हैं, 4/3 पाई आर क्यू होते हैं। ठीक, अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। समझे? अब देखिए समझाते हैं नहीं, याद करवाते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होते हैं वो पाई आर स्क्वायर होते हैं। इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो ये गोले का क्षेत्रफल हो जाएंगे। क्या होंगे? क्षेत्रफल गोले का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से गुना करने पर, तो ये हो जाएगा गोले का क्षेत्रफल। ठीक, समझ लिया आप लोग? अब देखिए अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, ये भी बहुत ताज्जुब की बात है, अपने में भी एक ताज्जुब की बात है कि अर्धगोला क्या होता है। गोले का आधा कटा हुआ भाग, एक गेंद लिए ना, इसको बीचे बीच काट दिए, यही हो गया अर्धगोला। यही हो गया मेरा अर्धगोला। अर्धगोला कहलाता है। देखिए ध्यान से समझिए, समझ लिए? अर्धगोले के बारे में समझते हैं अब। इसका जो आयतन होता है क्या होता है समझिए। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। आधा है, इसको काटते हैं तो इसमें भी 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा मेरा आयतन अर्धगोले का। क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा अर्धगोले का। समझे? गोला था, हमको इसको काट के 2 को बना दिए, तो इसलिए इसमें भी 2 से भाग दिए तो मेरा 2/3 पाई आर क्यू आ गया, और यही आ गया मेरा आयतन। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल में कैसे डिस्टर्ब होता है। इसमें क्षेत्रफल 2 प्रकार से आएंगे। एक आएगा वक्र मतलब बाहरी, और एक आएगा कुल मतलब आंतरिक भी। तो पहले वक्र के बारे में देखते हैं, उसके बाद कुल के बारे में देखेंगे। ठीक, वक्र जो होते हैं, वक्र क्षेत्रफल जो होते हैं, इसका बाहरी क्षेत्रफल होते हैं, सिर्फ बाहरी। तो इसका कुल क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्क्वायर। इसमें हम दे देंगे 2 से भाग, तो हो जाएगा वक्र क्षेत्रफल। 4 पाई स्क्वायर में हम देंगे 2 से भाग, तो हो जाएगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। ठीक, इसका कुल को मेरे को कुल भी निकालना है, मतलब कुल क्षेत्रफल निकालना है मेरे को। अब कैसे होगा? देखिए वक्र का तो हम निकाल दिए, यहाँ से यहाँ तक का तो हम निकाल दिए, और एक बच गया, ये मेरा बच गया ना। ध्यान से देखिए, ध्यान से। मेरा पेंसिल कहाँ है? पेंसिल का नोक जो है उस बिंदु को देखिए, ध्यान से समझिए। स्केच का जो नोक है उस बिंदु को देखिए और समझिए। यहाँ से यहाँ तक का तो हम निकाल दिए हैं क्षेत्रफल, इसी को वक्र कहते हैं। बाहरी सतह को कुल का निकालना है, तो मेरा ये पॉइंट छूट रहा है, ये पॉइंट कैसा होगा? वृत्त के आकार का होगा। कैसा होगा? वृत्त के आकार का होगा। देखिए वक्र में तो कुल हमको निकालना है, तो वक्र का लिख लेते हैं। वक्र भिन्न, कुल में तो वक्र भिन्न रहेगा शामिल। वक्र प्लस वृत्त के समान है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। बाहरी वाला प्लस वृत्त वाला, तो कुल निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरा 3 पाई आर स्क्वायर होगा। कुल क्षेत्रफल क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में आ गया ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएं बाबू, आप इसको समझिए। इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएं। इस फॉर्म में आएगा तो कैसे बनता है फार्मूला हम बताएं। आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि सिर्फ रटिए। रटने के बाद आप भूल भी सकते हैं,
तो आइए अब चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ, इसको मिटा दें, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है मेरा, अगला पॉइंट जो है बेलन से संबंधित है, बेलन से संबंधित अगला पॉइंट, बेलन का चाई और ये उसका त्रिज्या। ठीक है, देखिए इसका जो क्षेत्रफल होते हैं, क्षेत्रफल जो होते हैं बेलन का क्षेत्रफल 2πr/h, 2πr/h। देखिए बेलन जो होते हैं, बेलन ऊपर से अगर हम देखें तो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ऊपर से देखें तो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, और नीचे का भाग इस फॉर्म में रहेगा। बेलन की बात करें हम तो इस फॉर्म में रहेगी नीचे का भाग। देखिए ऊपर का भाग को हम देखते हैं तो ऊपर का भाग हम बाहरी पृष्ठ ले रहे हैं, ये बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम बता रहे हैं। देखिए ऊपर से लेंगे तो इस चारों ओर का हमको निकालना वक्र, मतलब बाहरी तरीके से, तो एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया ना, और ऊंचाई तो है ये है इसमें, तो इसलिए होगा 2r/h, इसलिए होगा 2πr/h। यह वक्र की बात किए हैं। अब देखते हैं कुल की बात करते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। कुल में आ जाएगा, वक्र में बाहरी तौर पे ये और ये पूरा आ गया था। अगर कुल की बात करें तो ये एक वृत्त आ जाएगा और दूसरा वृत्त इस फॉर्म में आ जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र में हम दोनों वृत्त को जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा, वक्र मिला 2πr/h प्लस कुल क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो दो वृत्त का गुने 2 हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं 2πr/h प्लस 2πr²। देखिए ध्यान से 2πr कॉमन आ रहा है तो h प्लस r हम लिख सकते हैं। यही हो गया मेरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का। आयतन जो होते हैं, आयतन जो होते हैं बेलन के, उसको देखते हैं। आयतन होता है πr²h, आयतन को याद रखना है। आयतन क्या होता है, πr²h। इस फॉर्म में हमें याद रखना है इसके आयतन को। ठीक है, अब से देखते हैं शंकु। शंकु जो होती हैं इसकी r होती है, इसमें h होता है, और इसमें l, सॉरी इसमें l h भी होगा, कुछ ना कुछ तो h, और इसमें h होता है और l होता है। इसमें त्रिज्यक ऊंचाई जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, त्रिज्यक की ऊंचाई बोलते हैं। अगर वक्र की बात करें, वक्र की बात करें हम इसमें तो क्या होगा, वक्र की बात करें तो हम सिर्फ इस रूप में लिख सकते हैं कि यह वक्र हो गया मेरा, यह बाहरी रूप हो गया, यही वक्र हो गया। तो वक्र क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे l ये हो गया मेरा, r ये हो गया, r के फॉर्म में ये है, यहाँ ध्यान से देखो r के फॉर्म में ये है, इसलिए हो गया πr/l। ठीक, इस पॉइंट से हम बात किए, इस पॉइंट से बात किए हम, और इसका ये पूरा पॉइंट देखें तो πr/l हो गया। अगर कुल की बात करें तो वक्र में हम एक यहाँ आ रहा है क्या, वक्र की बात जब भी किया जाता है तो 2D में दिखा जाता है, 2D में पिक्चर को देखा जाता है, तब बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। और कुल की बात करते हैं तो इसे 3D में देखा जाता है। ठीक, समझ लिए, ऐसे फार्मूला बनता है, ऐसे फार्मूला बनता है। देखिए πr/l प्लस एक वृत्त आ रहा है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल πr², जोड़ दिए तो कॉमन क्या आ रहा है मेरा, πr कॉमन आ रहा है, l प्लस r, ये हो गया मेरा कुल क्षेत्रफल। ये मेरा जो निकल गया, ये मेरा कुल क्षेत्रफल निकल गया, किसका, शंकु का, शंकु का कुल क्षेत्रफल निकल गया मेरा। ठीक, इस प्रकार से आएगा। और देखिए आयतन की बात करें, अगर इसमें आयतन की बात करें तो क्या होगा, देखिए आयतन की बात करेगा तो जो बेलन का आयतन है
पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 1/3 से भाग दे देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा वो शंकु का आयतन। ठीक, अब देखो इसमें एक और पॉइंट आएगा, क्या पॉइंट आएगा वो समझाते हैं। बोलेगा बाबू तिर्यक ऊंचाई भी मेरे को ज्ञात करना है, तो तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात होगा। अब देखिए L बराबर, तिर्यक ऊंचाई को ध्यान से देखिए तो किस फॉर्म में आएगा, एक ऊंचाई ये आएगी, दूसरा ये और तीसरा ये होगा ना, इस फॉर्म में फोटो बनेगा, इस फॉर्म में मेरा पिक्चर बनेगा। ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर कर्ण बराबर √H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इस फॉर्म से तो हम निकाल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई, यही हो गया मेरा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्म हो गया, समझे, यही हो गया मेरा तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्म। तो आई होप आप लोगों को यह तरीका बहुत ही बेहतर लगा होगा, हमें आशा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम वीडियो डालें। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद।